हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का घटनाचक्र बिहार तथ्यसार 2024 की इस सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम बिहार तथ्यसार 2024 इस लेटेस्ट मैगज़ीन को कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मैगज़ीन की काफ़ी सारी क्लासेस आपकी आ चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर कर रहे थे बिहार का इतिहास। तो बिहार का इतिहास हम कवर कर रहे थे। बिहार के इतिहास को आपको 3 पार्ट में बांटकर पढ़ना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर बिहार का प्राचीन काल का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया है। देन हमने बिहार के मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री को कवर किया है। ठीक है, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार का भूगोल आपका कवर कर दिया गया है। इसकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर पर भी आपकी क्लास आ चुकी है, तो इसे भी आप ज़रूर देख लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस मैगज़ीन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है @PCS Mind। ठीक है, @PCS Mind आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट को यहाँ पर आपको देखना है। देखिए, पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो आपको ये फैक्ट यहाँ पर ध्यान देना है, याद रखना है कि पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग 1632 ईस्वी के विकल्प को सही मानता है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 ईस्वी में दी गई है। तो कुछ विवाद हैं इसे लेकर, अलग अलग पुस्तकों में ये अलग अलग बताया गया है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं कि पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। इसके अलावा सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, तो 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं यूरोपियों का बिहार में आगमन की। देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने पुर्तगाली हैं। पुर्तगाली का सर्वप्रथम आगमन हुआ था। इनके व्यापारिक केंद्र हुगली, बंगाल में थे और ये सोरा का व्यापार किया करते थे। ठीक है, पुर्तगाली के बाद आप देख सकते हैं डच आए। डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन है ये। ठीक है, और ये लोग सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात करते थे। यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पटना में अपनी फैक्ट्री किसने स्थापित की थी, तो आपको डच का नाम यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, डच से पहले पुर्तगाली आए जरूर थे, लेकिन बात हम कर रहे हैं यहाँ पर बिहार की, पटना की। तो पटना में सबसे पहली जो अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी ये डच थे। इन्होंने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, और ये सूती वस्त्र, अफीम और नील का निर्यात भी किया करते थे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। जुलाई 1763 में मीर कासिम को थॉमस एडम्स ने कटवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया तथा उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई थी। ठीक है, तो इनकी जो संयुक्त सेना थी बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध, मेजर हेक्टर मुनरो से ये पराजित हो गए थे। देखिए,
इसके बाद अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि आपकी अगस्त 1765 में हुई थी, ठीक है, जिसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। अभी हम यहाँ पर कुछ प्रमुख विद्रोहों की बात करेंगे। प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, देखिए। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो श्वेत विद्रोह क्या है? श्वेत विद्रोह आप देख सकते हैं कि क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1859 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। ये फैक्ट आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह आपका कब हुआ था? नील विद्रोह आपका 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं वहाबी आंदोलन की। वहाबी आंदोलन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरा आंदोलन यहाँ पर है फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता थे। पटना इसका केंद्र था फराजी आंदोलन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिसे लोटा विद्रोह भड़का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोटा विद्रोह की, ठीक है। लोटा विद्रोह क्या है, एक बार फिर से देखिए क्या होता था लोटा विद्रोह में। ब्रिटिश राज के दौरान जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदी थे, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन 1856 ईस्वी में पीतल के लोटे के स्थान पर इन्हें मिट्टी के बर्तन दिए जाने लगे, जिससे लोटा विद्रोह भड़क उठा था। इसीलिए इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। यहाँ पर हम नोनिया विद्रोह को देखेंगे कि नोनिया विद्रोह क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है क्या स्टोरी है। तो नोनिया विद्रोह देखिए, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो ये था आपका नोनिया विद्रोह। अभी हम देखेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 में हुआ था, ठीक है। यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना एवं उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। तो ये आपका कोल विद्रोह है। इसके अलावा दिकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया, ठीक है। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियम रेगुलेशन का प्रावधान लागू किया गया। इसके बाद इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर खास, पलामू, खड़गडिहा, रामगढ़ और कोरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महान व ट्रिब्यूटरी महान के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया था। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई एवं इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विलिंगसन थे।
ये वही विलिंगसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में किसुन साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे विलिंगसन ने ही विलिंगसन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ये था आपका कोल विद्रोह। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, इस विद्रोह के मुख्य कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य थे दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना, अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। इसके अलावा जून 1855 में भोगनाडीही में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों के रूप में मिलता है, फूलो और जहानो। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से राजमहल तक हो गया था। बरहत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। इसके अलावा दामन कोह में सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने हजारीबाग में, अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी एवं बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं, सरकारी भवनों को निशाना बनाया था। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया था। सर्वप्रथम मेजर बर्रो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीर पैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया था। दोस्तों, इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सहयोग प्रदान किया था। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहत में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामन कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल 4 जिले थे। साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, लाया गया। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया, किंतु सफाहुर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। तो ये था आपका संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है आपका मुंडा विद्रोह। चलिए मुंडा विद्रोह को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। देखिए, बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। 1899 से 1900 ईस्वी में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। चूंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची, वर्तमान खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया जाना। फिर बिरसा ने मुंडा, वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा एवं इनके अनुयायी बिरसाइत कहे गए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने, सबसे बढ़कर एक ईश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय
केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सजा दी गई। परंतु 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया एवं मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और रांची के खुंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बशिया क्षेत्रों में भड़क उठी। ठीक है। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ दूर सैल रैकाब पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारबेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर सिंहभूम से पकड़ लिया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। चलिए अभी बात करते हैं विद्रोह का कारण क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुंडा खुंटी कट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बैगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियां, उनसे मुंडाओं का मोहभंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा, ये विद्रोह के कारण थे। और तात्कालिक कारण था 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे कि इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। विद्रोह के मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दिकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खुंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना, वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खुंट कट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना, ये विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम थे। दोस्तों अभी नेक्स्ट आंदोलन है आपका यहाँ पर टाना भगत आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताना का शाब्दिक अर्थ है तानना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख या उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 से उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश उरावों के देवता की आराधना पर बल दिया, पशु बलि, मांस मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्राय आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था। आगे ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए व भू राजस्व समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती हैं। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छिन पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भक्तों ने गांधी जी के बारे में सुना तथा वे यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। ताना भक्तों ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शन में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपयों की भेंट दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1857 का विद्रोह। देखिए
देखिए 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 27 जुलाई 1857 को आरा में किया। ठीक है, तो आरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ब्रह्मादेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह। देखिए, नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। वहां से वे चंपारण पहुंचे। यहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजहरुल हक से मिले। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी, FG सलाई आदि शामिल थे। वर्ष 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया। मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है आपका खिलाफत आंदोलन। देखिए, वर्ष 1919 से 20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में ये चलाया गया था। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन पटना में किसके नेतृत्व में चलाया गया था? हसन इमाम के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने निकाला था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास देशबंधु थे। किसान सभा। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष बने और श्री कृष्ण सिन्हा इसके सचिव बने थे। इसे आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, स्वामी सहजानंद। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती थी, जिसे बकासत कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था। ठीक है, 1937 से 39 में। नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना भी बनाई थी। वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखिए, वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ
और ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो हमने काफी सारे आंदोलन, काफी सारे विद्रोहों को यहाँ पर देखा जो कि बिहार से संबंधित थे। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन, ये यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले है आपके सामने बाबाजी ठाकुरदास। बाबाजी ठाकुरदास का नाम आपने जरूर सुना होगा। चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए बाबाजी ठाकुरदास, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 से 1907 में बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरे हैं आपके सामने मजहरुल हक। मजहरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना इन्होंने की। इसके अलावा दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन भी मजहरुल हक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की इन्हें सजा हुई थी। इसके अलावा बंदी जीवन पुस्तक का लेखन भी इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपके सामने बंकिम चंद्र मित्र। ठीक है, देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना में सहयोग किया था बंकिम चंद्र मित्र ने। इसके अलावा लिबर्टी लीफलेट्स वितरण 1915 में ये इसके सहायक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके सहयोगी आप देख सकते हैं टी.के. घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज। तो ये सभी बिहार लिबर्टी लीफलेट्स वितरण के सहयोगी रहे थे। नेक्स्ट है आपके सामने बैकुंठ शुक्ल। देखिए हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल रहे। फणींद्र घोष की बेतिया में हत्या, लाहौर षड्यंत्र के ये गवाह थे बैकुंठ शुक्ल। इसके अलावा मोतिहारी जेल में इन्हें फांसी हो गई थी। तो यहाँ पर हमने बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों को देखा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बिहार का जो आधुनिक इतिहास था यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये सीरीज़, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट में बताया करें और वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें समझ आता है कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।